नमस्कार। सुबह का समय, गर्मा गर्म चाय का इंतज़ार और आज के इस दिन के शुभारंभ के साथ ही स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, हर सुबह हम आपको देते हैं कृषि करने की नई नई वैज्ञानिक विधियों, विभिन्न यंत्रों, उपकरणों और नए नए शोध कार्यों की जानकारियाँ, ताकि आप कृषि के क्षेत्र में निरंतर उन्नति करते जाएं। और आज के कार्यक्रम में भी हम आपको खबरें खेती की और मंडी भाव तो दिखाएंगे ही, और साथ ही देखिएगा कि धान की उन्नत किस्म का चुनाव कैसे करें, इस विषय पर एक खास कार्यक्रम। तो बने रहिए हमारे साथ और फिलहाल करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। रबर के दाम वैश्विक बाजार में 5 वर्षों में सबसे कम। एफसीआई से 15 लाख टन गेहूं का निर्यात। इस वर्ष बढ़ सकता है प्याज का भंडारण और मूंगफली तेल का निर्यात बढ़ेगा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा और अब खबरें विस्तार से। वैश्विक बाजार में प्राकृतिक रबर के दाम लुढ़ककर 5 वर्षों के निचले स्तर पर आ गए हैं। बेंचमार्क टोक्यो रबर वायदा का मई अनुबंध 3% से ज्यादा गिरा। विश्व के सबसे बड़े रबर उत्पादक थाईलैंड को अपना स्टॉक बेचने की योजना बनाने की वजह से पहले से कमजोर बाजार पर दबाव बढ़ गया है और वैश्विक बाजार में रबर के दाम 5 वर्षों के सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गए। थाईलैंड ने कीमतों को सहारा देने के लिए किसानों से यह प्राकृतिक रबर खरीदा था। बेंचमार्क टोक्यो रबर वायदा अनुबंध 3% से ज्यादा गिरा। मई में शुरू हो रहे सभी 6 अनुबंधों की कीमतें 1 से 3.2 तक गिरी हैं। थाईलैंड ने 2 लाख टन रबर की बिक्री करने की योजना बनाई है। हालांकि अभी कोई बिक्री नहीं की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार घाटे से बचने के लिए स्टॉक की बिक्री की जाएगी। स्थानीय बाजार में बेंचमार्क ग्रेड RSS 4 का भाव गिरकर 138 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया, जो पिछले सप्ताह 141 रुपए था। आगे भी कीमतें कमजोर बने रहने की आशंका है। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक से 15 लाख टन गेहूं निर्यात किया है, जिसका अनुमानित मूल्य 2,590 करोड़ रुपए है। सरकार ने एफसीआई के स्टॉक से 15 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। सरकारी गोदामों में जरूरत से ज्यादा मात्रा में पड़े गेहूं में से 20 लाख टन का निर्यात करने का निर्णय किया गया। यह उसी का हिस्सा है और सूत्रों के अनुसार अभी तक 15 लाख टन गेहूं के लिए निविदा प्रदान की है, जबकि अनुमति 20 लाख टन के लिए है और बाकी गेहूं के लिए निविदा जारी करने की संभावना नहीं है। सूत्रों के अनुसार गेहूं के निर्यात से औसत $283 प्रति टन मिला है और इससे सरकार को 2,590 करोड़ रुपए अर्जित होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 42 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ, जिसका मूल्य $1.4 अरब था। ज्यादा भाव मिलने की उम्मीद में किसान और कारोबारी प्याज भंडारण अधिक करने पर जोर दे रहे हैं, जिससे इस साल प्याज का भंडार बढ़कर करीब 29 से 30 लाख टन हो सकता है। पिछले साल ज्यादा पैदावार और ज्यादा भंडारण के चलते किसानों को ज्यादा मुनाफा हुआ। इसी आस में इस वर्ष भी किसानों और कारोबारियों ने प्याज का भंडारण अधिक करने पर जोर दिया है, जबकि इस साल बारिश और ओले से नुकसान के कारण बम्पर पैदावार पर पानी फिर गया। ऐसे में भंडारणकर्ता आगे प्याज की बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद पाले बैठे हैं। जानकारों के मुताबिक इस साल पिछले साल जितनी तेजी की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस साल गुणवत्ता खराब होने से भंडारण गृहों में प्याज ज्यादा दिनों तक न टिककर जुलाई अगस्त तक ही टिक पाएगा। ऐसे में ज्यादा भंडारण के बीच प्याज ज्यादा बेचने का दबाव रहेगा। खाद्य तेल का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटने की संभावना है। इससे भारत से खाद्य तेल, विशेष रूप से मूंगफली के तेल के निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त वर्ष में मूंगफली तेल का निर्यात बढ़कर 25,000 टन से ज्यादा हो सकता है। ऐसा खाद्य तेलों के न्यूनतम निर्यात मूल्य घटने के कारण हो सकता है। तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमानों से हाल में कृषि, वाणिज्य और खाद्य की अंतर मंत्रालय समिति ने खाद्य तेल के EMP को $1,400 प्रति टन से घटाकर $1,100 प्रति टन करने का फैसला लिया था, जबकि पिछले साल दिसंबर में MEP को $1,500 प्रति टन से घटाकर $1,400 प्रति टन किया गया था।
उद्योग सूत्रों के अनुसार इससे मूंगफली तेल के निर्यात को ज्यादा फायदा मिलेगा। भारत हर साल 3 लाख टन मूंगफली तेल का उत्पादन करता है, लेकिन इस साल मूंगफली तेल का उत्पादन 7 लाख टन के स्तर को पार कर जाने की संभावना है। हाल ही में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा के वैज्ञानिकों ने किसानों को अच्छी नस्ल के पशुओं को लेने के लिए वीर्य संग्रहण और उसकी जांच संबंधी जानकारी दी। अच्छी गुणवत्ता वाले बकरों का वीर्य का संग्रहण हम तरल नत्रजन में करते हैं। तरल नत्रजन में संग्रहण करने के बाद जब कभी भी हमको उस वीर्य का बकरियों में प्रयोग करना होता है, उससे पहले सर्वप्रथम हम तरल नत्रजन से शुक्राणुओं भरी नलका को निकालने के बाद उसको 40 डिग्री तापक्रम पर 30 से 45 सेकंड तक हम पिघलाते हैं। उसके उपरांत हम उसकी नलका को काट करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे पता करते हैं कि उसमें जो हमने शुक्राणुओं का संग्रहण किया है उसकी गतिशीलता कितनी है। उसके आधार पर ही हम तय करते हैं कि इस वीर्य को बकरियों के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं। कम से कम उसकी गतिशीलता 50% या 50% से ऊपर होनी चाहिए। उसी के आधार पर हम उस वीर्य को जो है कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग करते हैं। कृषि के क्षेत्र में मौसम की भूमिका अहम होती है। मौसम के बदलाव से भी कृषि की स्थिति बेहतर हो, इसके लिए हम देते हैं किसान भाइयों को मौसम की पूरी जानकारी और कृषि परामर्श। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भागों में मौसम साफ रहेगा। हिमाचल, उत्तराखंड में बादल छाए रहेंगे। आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मौसम साफ रहेगा। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ज्वार, मक्का, बाजरा, लोबिया आदि चारा फसलों की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। बीजों को 3.4 सेंटीमीटर गहराई पर डालें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और अब लेते हैं विभिन्न मंडियों में चल रहे जिंसों के दामों की जानकारी, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल,
राम तिल 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5,250 रुपए प्रति क्विंटल। नारियल कोपरा बॉल 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। सूखा नारियल 1,425 रुपए प्रति क्विंटल। जूट 2,300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। अब कुछ खबरें कमोडिटी के क्षेत्र से। मंडियों में तेजी से आवक बढ़ने से गेहूं के दामों में मंदी का रुख रहा। वहीं दलहन के क्षेत्र में उड़द, तुअर, मसूर, मलका आवक के अभाव में कमजोर रुख रहा। खाद्य तेलों में सरसों तथा चावल और वनस्पति के तेलों ने मंदे से तेजी में प्रवेश किया। वहीं चीनी गुड़ में भी तेजी का रुख रहा। किराना में मेथी दाना, जीरा, छोटी तथा बड़ी इलायची में तेजी का रुख रहा। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों बहनों, वर्तमान में कृषि जगत में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों के चलते विभिन्न फसलों की कई नई किस्में विकसित की जा रही हैं, जो कि कम समय में तैयार हो जाती हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी देती हैं। और धान एक ऐसी ही फसल है जिसकी विभिन्न नई किस्में विकसित की जा रही हैं। आप सही किस्म का कैसे चुनाव कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। पूजा से पेट तक की सुधि लेता धान भारत ही नहीं, विश्व की एक प्रमुख और चहेती फसल है। नूपुर सी बजती बालियों से निकलते धान के उजले दाने उत्पादक किसान की मेहनत है, तो उपभोक्ता की थाली की पहली पसंद भी है। यही कारण है कि विश्व की लगभग 60 से 70% तक की आबादी चावल पर ही निर्भर है। भारत में धान की खेती लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जिससे औसतन 90 मिलियन टन का उत्पादन होता है। आजकल धान की पौध की बुआई का समय चल रहा है और हमें कोशिश करनी है कि जो हमारी पौध हो पौधशाला में वो स्वस्थ पौध हो, क्योंकि स्वस्थ पौध अगर होगी तो हमारे खेत में कल्ले अच्छे होंगे, ब्यात अच्छा बनेगा और फसल की वृद्धि बढ़वार भी अच्छी होगी और अंत में आपको उपज भी अच्छी मिलेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि मकान की नींव अगर मजबूत होगी, यानी पौध हमारी मजबूत होगी, तभी ये संभव है कि हम उससे अच्छी उपज ले सकें। इसके लिए ज़रूरी होता है, सबसे ज़रूरी होता है कि किस्मों का चुनाव। आप अपने क्षेत्र विशेष के लिए किस्मों का चुनाव करें। अपने समय के हिसाब से भी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको अगेती पकने वाली किस्में चाहिए तो वो अलग हैं, और लंबे समय तक दीर्घावधि वाली अगर किस्में चाहिए वो भी उपलब्ध हैं। बासमती जैसी किस्में चाहिए वो भी उपलब्ध हैं। अतः आपको इसकी जानकारी दी जा रही है। धान की अगेती किस्मों में जो कि 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, नरेंद्र धान 97, साके 4, गोविंद, PNR 162, PNR 381 और कुछ किस्में मध्यम अवधि की होती हैं जो 115 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। इसमें मुख्य हैं सरजू 52, पंत धान 10, पंत धान 12, पंत धान 16, 18, 19 और IR 64। लंबी अवधि में पकने वाली किस्में जो कि 130 से 140 दिन में पककर तैयार होती हैं, उसमें पूसा 44 है। ये बहुत अच्छी किस्म है जो पंजाब के लिए है और काफ़ी किसान इसको उगाते हैं। इसके अलावा PR 106, मालवीय 36, मैसूरी, पंधान 4 और नरेंद्र 359। साथ ही जो किसान भाई पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग आदि में जो बासमती की किस्में उगाना चाहते हैं, उनके लिए पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, उन्नत पूसा बासमती जिसे पूसा 1460 कहते हैं, साथ ही पूसा बासमती 6 जो पूसा 1401 कहलाती है। इसके अलावा सुगंधी धान की किस्म है पूसा सुगंध 5, काफ़ी अच्छी किस्म है, अच्छी पैदावार देती है और 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसके अलावा पूसा बासमती 1509 जो हमारे संस्थान की नई किस्म है, इसकी किसानों द्वारा काफ़ी मांग हुई है। और इसके अलावा हरियाणा बासमती 1, कस्तूरी, तरावड़ी बासमती और रणबीर बासमती प्रमुख सुगंधित और बासमती की किस्में हैं।
साथ ही किसान भाइयों, आपको धान की संकर किस्में लेनी चाहिए। संकर किस्मों की जो हमारी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं, उनकी तुलना में इनसे करीब 1 टन यानी 10 कुंटल ज़्यादा पैदावार प्रति हेक्टर मिल सकती है। संकर किस्मों से 60 से 70 या 75 कुंटल प्रति हेक्टर तक हमें पैदावार मिल जाती है। तो आप संकर किस्मों का प्रयोग भी कर सकते हैं। बीज थोड़ा ज़रूर महंगा होता है, लेकिन आपको अंत में आमदनी ज़्यादा मिलेगी। और संकर किस्मों में मुख्य रूप से शामिल हैं PRH 10 जो सुगंधित किस्म है, ये संकर है, हमारे संस्थान से निकली हुई है PRH 10। इसके अलावा PHB 71, KRS 2 कर्नाटका राइस हाइब्रिड, ये बहुत अच्छा हाइब्रिड है। इसके अलावा एरिज 6444 और PA 6201, नरेंद्र शंकर धान 2, RH 204, पंत शंकर धान 3, DRRH 2, RH 5331 बहुत नया हाइब्रिड है, संकर है। इसके अलावा JK RH 3333 और सहयाद्री 5 शामिल है। कहते हैं जैसा बीजो धान वैसा पाओ मान, यानी सही किस्म, सही समय और सही भूमि मिल जाए तो धान नर्सरी को बेहतर आधार मिल जाए। किसान भाइयों, आप धान की पौध या नर्सरी ऐसी भूमि पर लगाएं जहां पर जल निकास की सुविधा उपलब्ध हो और साथ ही जो सिंचाई का साधन है वो भी उसके नज़दीक हो, और आपकी जो भूमि है वो उपजाऊ होनी चाहिए और बहुत लंबे समय तक वो गहरी मिट्टी ना हो। इसके अलावा जब हम खेत की तैयारी करते हैं, उत्तरी भारत में या दक्षिणी भारत में अधिकतर हम जो धान की पौध है वो गीली क्यारी विधि से तैयार करते हैं। गीली क्यारी विधि से तैयार करने के लिए खेत में करीब 4 से 5 सेंटीमीटर आप पानी भर दीजिए। उसके बाद उसमें मिट्टी पलटने वाले हल से या पडलर से या किसी अन्य यंत्र से 2-3 बार आप उसमें जुताई करें, जिससे कि मृदा आपकी मुलायम हो जाए, लेह युक्त हो जाए। और क्योंकि इसमें फिर पौध हमारी अच्छे से बढ़वार होगी उसकी। और इसके बाद समतल कर लें, खेत को समतल करना बहुत ज़रूरी है। और 1 हेक्टर में जैसे आप रोपाई कर रहे हैं तो उसके लिए अगर संकर धान है तो 600 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्र की ज़रूरत होती है पौध के क्षेत्र की। और अगर अन्य किस्में हैं उसमें आप करीब 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी पैदा कर सकते हैं। तो जब आपने खेत अपना समतल कर लिया है, उस समय पे ही आपको खाद और उर्वरकों का भी प्रयोग करना है, समतल करने के ठीक पहले। इसके लिए आप 600 से 800 किलोग्राम गोबर की खाद ले लें। इसके अलावा 8 से 10 किलोग्राम यूरिया, 15 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 5 से 6 किलोग्राम पोटाश। और जहाँ पर जिंक की कमी हो वहाँ पर आप 2 से 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट का भी प्रयोग करें। जब आप अंतिम जुताई कर रहे होते हैं उस समय इसको अच्छे तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद खेत जैसे आपका समतल भी हो गया, फिर आपको इसको छोटी छोटी क्यारियों में बांटना होता है। क्यारी की लंबाई आपकी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं, लेकिन जो चौड़ाई है क्यारी की वो लगभग आपको 1.25 मीटर चौड़ाई रखनी है। ध्यान रहे 2 क्यारियों के बीच में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाना जरूरी है। इस नाली का आप सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं, साथ साथ अगर जल इकट्ठा हो जाता है तो जल निकास के लिए भी इस नाली का आप प्रयोग कर सकते हैं। सही किस्म का बीज अच्छी नर्सरी वाली पौध की गारंटी तभी देगा जब उसमें कोई रोग ना समाया हो। तसल्ली के लिए जरूरी है बीजोपचार। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 हेक्टर में रोपाई के लिए आपको 1/10 हिस्सा यानी 1000 वर्ग मीटर में नर्सरी तैयार करनी है। इसके लिए बीज की मात्रा जो हमारी संकर धान है उसकी थोड़ी कम होती है। 18 से 20 किलोग्राम बीज 1000 वर्ग मीटर में बोया जाता है। और अगर महीन किस्म है, कोई बासमती की किस्म है, तो उसके लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज। और अगर मोटा धान है आपका तो 25 से 30 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होगी। किसान भाइयों, ज़रूरी है कि आप इस बीज का उपचार करें, क्योंकि बीज उपचार करने से आप धान में लगने वाली कई बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्वस्थ बीज छांटते हैं, उसकी छटनी करते हैं। तो हम ये छटनी 10% नमक का घोल बनाते हैं। इसके लिए आप 2 किलोग्राम सामान्य नमक, जो सादा नमक बाज़ार में मिलता है, वो ले लें और इसको 20 लीटर पानी में घोल दें। इसके बाद ये घोल आपका तैयार हो गया। इसमें आप धान का करीब 20 किलोग्राम बीज डाल दें। इसमें डाल के उस बीज को आप देखेंगे कि जो स्वस्थ बीज है वो नीचे बैठ जाएगा और जो हल्का और थोथा बीज होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो उस बीज को आप, जो खराब बीज है ऊपर आ गया, उसको अलग हटा दें और स्वस्थ बीज की छटनी कर लें। इस प्रकार आप जो भी आपका बीज है उसको आप इस नमक के घोल से उपचारित करें। और इसके बाद 3-4 बार उसकी धुलाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नमक आपके उसमें अवशेष रह गए तो ठीक नहीं है।
अब हम इसका फफूंदनाशी और जीवाणुनाशी दवाओं से इसका उपचार करते हैं। इसके लिए आपको बाविस्टीन दवाई लेनी है 10 ग्राम मात्रा और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है और प्रति 10 लीटर इसको मिलाना है। यानी 10 लीटर में 10 ग्राम बाविस्टीन और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप घोल बना लें और ज़रूरत के हिसाब से जितना घोल आपको चाहिए बीज के हिसाब से आप उस घोल को बना लें और इस घोल में आप अपने बीज को डाल दें और डालने के बाद 24 घंटे तक अपने बीज को इसी घोल में पड़ा रहने दें। 24 घंटे बाद आप इस बीज को निकाल लें इस घोल से और किसी टाट या बोरे पर इसको छायादार स्थान पर बिछा दें और बीज उसके ऊपर डाल दें। फिर उसके ऊपर भी एक टाट का बोरा डाल दें और ध्यान रहे कि बीज हमारा सूखना नहीं चाहिए। उसमें समय समय पर छिड़काव, पानी का छिड़काव हल्का हल्का फवारे से या वैसे आपको करते रहना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि उसके 24 से 36 घंटे बाद बीज में अंकुरण शुरू हो जाएगा और ध्यान रहे कि हमें इस अंकुरित बीज को अपनी क्यारियों में बोना है। नाजुक और नई नई जन्मी पौध के 100 दुश्मन, कुछ इसकी खुराक को साझा करते हैं तो कुछ इस पर घात लगाए रोग पल पाते हैं। धान की पौध को खरपतवारों द्वारा भी हानि होती है। ये खरपतवार जो हमारी पौध है उसको कमज़ोर कर देते हैं और दूसरी बात यह है कि ये खरपतवार जब हम अपनी पौध उखाड़ते हैं उसके साथ हमारे जो मुख्य खेत है जहाँ पर इसकी रोपाई करते हैं वहाँ भी चले जाते हैं। धान की जगह पे हम खरपतवार लगा देते हैं तो इन खरपतवारों का इनको नष्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए आप खुरपी द्वारा या हाथ द्वारा इन खरपतवारों को निकाल सकते हैं। यदि आप रसायनों का प्रयोग करना चाहते हैं तो ब्यूटाक्लोर नाम की दवाई आती है, ब्यूटाक्लोर 50 EC 50%, इसकी आप 120 मिलीलीटर मात्रा लें और 60 लीटर पानी में घोल बना लें और बुआई के 4 से 5 दिन बाद इसका छिड़काव करें और 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये जो हमारा 60 लीटर घोल है ये पर्याप्त होगा। कई बार धान की फसल में कीड़े मकोड़ों की भी समस्या आ सकती है। ये कीड़े मकोड़े धान के पत्ते खा लेते हैं, पौध का स्वास्थ्य खराब करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए आप क्लोरपाइरीफास नाम की दवाई आती है, उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल लें और इस तरह से आप 70 से 80 लीटर घोल बनाएं और ये हमारा नर्सरी का जो 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र है उसमें इसका छिड़काव कर दें तो आपके कीड़े मकोड़ों ये इसमें नष्ट हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी पौध बढ़ रही है और वो पीले रंग की हो जा रही है तो उस समय आप समझ सकते हैं कि उसमें हो सकता है यूरिया की कमी हो, तो आप 6 से 8 किलोग्राम यूरिया उस 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बुआई के 10-15 दिन बाद उसमें छिड़क दें तो इससे पीलापन नर्सरी का कम हो जाएगा। कुल मिला के आपने किसान भाइयों देखा जो सही भूमि का चुनाव है, दूसरा बीज का उपचार है, उपयुक्त मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें, सही समय पर आप सिंचाई करते रहें, उसमें कभी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, खेत सूखना नहीं चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से आप खरपतवार का प्रबंधन करें, कीड़े मकोड़ों पे ध्यान रखें तो आपकी जो धान की पौध है वो स्वस्थ तैयार होगी और फिर खेत से आपको अच्छी आमदनी और अच्छी पैदावार मिलेगी। बात यही नहीं थमती, खेत में रोपी गई पौध आपकी सजगता, दूरदर्शिता और हाँ, मौसम के साथ की सौगात लिए पनपेगी। कल यही धान की लहलहाती फसल देगी, बालियां देगी, बालियों में दाने भरेंगे, तब आपकी मेहनत रंग लाएगी और तब धान धन धान्य से आपको निहाल कर देगा। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाई बहनों, हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप पत्र ही नहीं बल्कि ईमेल के ज़रिए भी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक ज़रूर भेजेंगे। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तब तक के लिए नमस्कार।